नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सड़क पर कांग्रेस, मध्य प्रदेश में सियासी क्लेश। तो जीतू पटवारी जी, जैसा आप जानते हैं कि एफआईआर हुई, कथित रूप से मैला खिलाने का आरोप एक युवक पर लगा, अशोकनगर का। वो युवक बाद में अपना बयान बदलता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और जीतू पटवारी और कांग्रेस ने उसे प्रलोभन दिया, मोटरसाइकिल का, तमाम बातें। अब ये एक बड़ा सियासी मसला हो गया। कहाँ तक जाएगा, क्या किस तरह की चीज़ें होंगी, ये तो वक्त बताएगा। और एक दिन बाद यानी मंगलवार को इसको लेकर अशोकनगर में कांग्रेस एक विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। इसको लेकर भी स्थितियाँ सब नियंत्रित हों, अच्छे से हों, ये बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। विरोध प्रदर्शन का रूप चुभने वाला ना हो। लेकिन ये सब बातें, हम डिबेट पे जाएं उससे पहले एक रिपोर्ट हमारी देखिए, उसके बाद हम डिबेट की तरफ चलें। अशोकनगर के कथित बलकांड के बाद प्रदेश की सियासत का वोल्टेज हाई है। पीड़ित के बयान से पलटने के बाद जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर हुई। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ हुई एफआईआर के विरोध में सड़क पर उतरने जा रही है। मंगलवार 8 जुलाई को अशोकनगर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही गिरफ्तारी देने जा रही है। पीसीसी चीफ पटवारी ने फिर कह दिया है कि जहां एससी, एसटी और ओबीसी पर अत्याचार होगा, वहां कांग्रेस खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि एक नहीं 100 एफआईआर कर दीजिए, कांग्रेस लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेगी। अशोकनगर में एक लोधी परिवार का ओबीसी का साथी मेरे पास ओरछा में आया और उसने अपना दर्द बयां किया। मैंने उससे पूछकर सोशल मीडिया पर वो बयान डाला, मेरे पे एफआईआर की। मैं एफआईआर के लिए नहीं जा रहे हम, एफआईआर 100 कर दें, पहले भी करी है, 36 चल रही है। उसका दर्द नहीं है, दर्द है उस व्यक्ति का कि अगर अन्याय करोगे कांग्रेस एकजुटता से लड़ेगी, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। जब जब आप अन्याय और अत्याचार करोगे, हम लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेंगे। खबर है कि प्रशासन ने होटल और होम स्टे की बुकिंग पर रोक लगा रखी है। इसके बाद भी कांग्रेस की सोच साफ है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार अंग्रेजों की तरह तानाशाही कर रही है। अशोकनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने घरों को कांग्रेस का घर घोषित कर दिया है। ये बीजेपी की सरकार और ये प्रशासन के हम आभारी हैं कि उन्होंने होटलों में नोटिस दे दी कि कोई भी कांग्रेस के लोग जो आएंगे 8 तारीख को उनको न ठहराएं। इससे कांग्रेस में एक नया जज्बा पैदा हुआ है कार्यकर्ताओं में। उन्होंने अपने घरों में लिख दिया कि ये कांग्रेस का घर है और जो लोग ठहरना चाहें उन घरों में ठहर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक नई ताकत कांग्रेस को इससे पैदा होने वाली। कांग्रेस एक्शन मोड में है तो बीजेपी भी चुप नहीं है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जीतू पटवारी जहां जाना चाहें वहां जाएं, पर षड्यंत्र ना करें। सम्मानजनक तरीके से कहीं भी जाओ, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश आपका है, कोई परेशानी नहीं, कोई नहीं रोकेगी। लेकिन उपद्रव करोगे, तोड़फोड़ करोगे, झूठे साझे प्रपंच करोगे, लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओगे। लोग षड्यंत्रकारियों से डरते हैं और मैं जीतू पटवारी जी से कहूंगा कि आप कांग्रेस के षड्यंत्र में फंसे हो, दिग्विजय सिंह जी के में, कमलनाथ जी के में, अरुण यादव जी के में, पर आप षड्यंत्र मत करो। एक और कांग्रेस सड़क पर उतरकर लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है तो दूसरी ओर बीजेपी इसे सियासी ड्रामा बता रही है। कुल मिलाकर 2028 की तैयारी में जुटी कांग्रेस सड़क पर संघर्ष करने को तैयार हो रही है तो प्रदेश में नया सियासी क्लेश शुरू होता दिख रहा है। इस संघर्ष में कांग्रेस की दिशा बदलेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इससे प्रदेश की सियासी दिशा जरूर बदलने जा रही है। देखा आपने, ये है पूरा मसला। हमारे सवाल देख लीजिए। क्या अशोकनगर में कांग्रेस का आंदोलन प्रशासन पर दबाव बनाने की रणनीति है? सड़क पर कांग्रेस, क्या पार्टी का ये फार्मूला समर्थन जुटाने के लिए है? इसमें ये सफल होगा? जीतू पटवारी पर षड्यंत्र के बीजेपी के आरोप सियासी पलटवार हैं या हकीकत? ये हमारे सवाल हैं। चलिए अब चलते हैं मेहमानों की तरफ। स्टूडियो में मेरे साथ हैं विक्रम चौधरी जी, सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, सीनियर लीडर हैं, पूर्व विधायक हैं, उनका बहुत स्वागत है। और जगदीश द्विवेदी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट और बीजेपी और कांग्रेस की
राजनीति पर बहुत बारीक नज़र रखने वाले। जगदीश जी, कैसे देखते हैं आप कांग्रेस के इस मूवमेंट को? क्योंकि जैसा जीतू पटवारी कह रहे हैं कि एफआईआर के लिए ये प्रदर्शन नहीं है, लेकिन फिर ये प्रदर्शन है किसके लिए? जिस शख्स ने, जिस व्यक्ति ने ये आरोप लगाया वो मुकर गया है, तो ये उसके मुकरने के विरोध में है, या ये मान रहे हैं जीतू पटवारी कि उस पर दबाव डालकर उसको चेंज कराया गया है? आखिर ये क्या इतना बड़ा जन आंदोलन का विषय है कि क्या लगता है आपको? बताइए जी। शरद जी, आपको शायद याद होगा कि एक आध हफ्ते पहले हम इसी विषय पे, आप ही मेरे साथ थे और इसी चैनल पे हमने डिबेट की थी और मुद्दा भी यही था। तब भी मैंने एक बात कही थी कि जन आंदोलन के लिए आप लड़िए, किसी ने रोका नहीं है, लेकिन मैं ना बात बीजेपी की कर रहा हूं ना कांग्रेस की कर रहा हूं। इस तरह के जो मुद्दे हैं, अब मल खिलाया है नहीं खिलाया, क्योंकि जो व्यक्ति है, मैं बहुत सीधे और साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूं, उसकी विश्वसनीयता ही सवालों के घेरों में है। कल के दिन उसने वो, अगर मान लो वो पहली बात सच कह रहा था तो अब झूठ क्यों बोल रहा है? कौन सा ऐसा दबाव है, क्यों दबाव है, किस बात का प्रलोभन है? और जब वो व्यक्ति पलट गया है, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, जब व्यक्ति पलट गया है तो इसकी फिर इसके लिए पॉलिटिक्स क्यों कि साहब अशोकनगर में हम धरना दे रहे हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति ने जो कहा था वो उससे पलट चुका है। उसका एक और बयान मैंने कहीं देखा है कि साहब मैंने ऐसा नहीं कहा था, और उसने जो बातें कही उस पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पॉलिटिकल मामला है। लेकिन सवाल ये है कि इस पर, और हाँ, एक बात अपन मान सकते हैं, इस बात को मैं पूरी कि कांग्रेस चूंकि विपक्ष में है, इसलिए इस मुद्दे को उठाना उसका राजनीतिक धर्म है कि वो इस मुद्दे को उठाए और इसको गर्मी, इसको हीट पे लाए। क्योंकि कोई ना कोई मुद्दा जब तक वो नहीं लाएगी तो स्वाभाविक ना तो मीडिया में स्थान मिलेगा, ना वो अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज कर पाएगी। तो इतना जिसमें सरकार का विरोध है, ये विरोध अपनी जगह हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का जो असली मकसद है इसके पीछे, वो मकसद ये है कि उसे अपने वर्कर्स को चार्ज करना है, अपनी पार्टी को में की जो धार है सरकार पे वो और उसमें पैनापन लाना है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे और कोई बहुत बड़े कारण है। कांग्रेस केवल और केवल इसलिए कि उसके कार्यकर्ता चार्ज हो जाएं। जैसे अभी पीसी शर्मा जी बता रहे थे, या जो मैं मीडिया में पढ़ रहा हूं कि साहब ये कांग्रेस कार्यकर्ता का घर, इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है कि वहां होटल बैन है भी या नहीं है, धर्मशालाओं में लोग ठहरे हैं या नहीं ठहरे हैं। ये तो बहुत सारी तरह की चीजें हैं और ये राजनीतिक तौर पर बहुत उलझा हुआ शरद जी मामला है। और बीजेपी, अगर सरकार इस प्रदर्शन को अपने स्तर पर रोकेगी तो वो उसका धर्म है, चूंकि वो नहीं चाहेगी कि शहर की किसी भी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको रखना अधिकारियों का काम है, और वो शरद जी कर रहे हैं। जी जी जी, बड़े बड़े सवाल आपने खड़े किए हैं। और आखिर बात यही है कि क्या पूरे प्रदेश में और मसले नहीं हैं? इंदौर देवास पर जाम का एक मसला था, बड़ा मसला था, तमाम मसले हैं, मुद्दे हैं जो मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन आप किसी एक मुद्दे को चुनते हैं तो ये सवाल सबके मन में उठता है कि क्या आप इस मुद्दे को इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं कि विजयनगर, आप वहाँ उस एरिया की अगर हम बात करें तो जहाँ आपने एक उपचुनाव जीता है और उस उपचुनाव के बाद आप ग्वालियर चंबल में अपनी ताकत मजबूत करना चाहते हैं, और अशोकनगर वैसा ही एक क्षेत्र है, ये महत्वपूर्ण बात है। यशपाल जी, आपकी टिप्पणी। देखिए शरद जी, एक तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, अचरज भी हो रहा है इस बात को लेकर के कि बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके प्रदेश अध्यक्ष इस आंदोलन की अगुवाई में लगे हुए हैं। क्या किसी फरियादी के द्वारा थानों पर फरियाद करके जो एफआईआर दर्ज हो जाती है, और आजकल तो अपलोड है, आप देखेंगे तो सबके लिए खुला है कि कौन कौन सी धारा में प्रकरण दर्ज हुआ है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। और जो फरियादी हैं गजराज लोधी और रघुराज लोधी, दोनों ने शपथ पूर्वक एफआईआर दर्ज करवाई है। और अगर एफआईआर में जीतू पटवारी जी का इस बात को लेकर के उल्लेख होता है कि मुझे प्रलोभन दिया गया है, मोटरसाइकिल का प्रलोभन दिया गया है, परिवार का ध्यान रखा जाएगा, और तुमल खाने की बात इसमें लिख दे, और उसको डिनाई करता फरियादी, और उसके बाद फरियादी स्वयं जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है। आप शब्द जी बताइए कि क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद थानों का घेराव करना या उस शहर में वातावरण बनाना इस बात को लेकर के कि नहीं हमारे खिलाफ तो झूठा प्रकरण दर्ज हो गया, इसको समाप्त कर दिया जाए, तो क्या एक नई परंपरा की शुरुआत नहीं करेंगे कांग्रेस के लोग? इसका मतलब तो है कि फरियादी को न्याय ही नहीं मिलेगा। अगर फरियाद करने के बाद आप हेजिटेशन करते हैं, आंदोलन करते हैं, चक्का जाम करते हैं, और फरियादी के कहे अनुसार अपराधी या जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो भीड़ तंत्र को लेकर के अगर धाराएं कम करने की या एफआईआर समाप्त करने की बात करेगी तो बात कैसे बनेगी? और हम तो जीतू पटवारी से पूछना चाहेंगे, आप तो संविधान के बड़े रक्षक हो,
संविधान को आप मानते हो, तो ये जो प्रक्रिया है थाने में रिपोर्ट दर्ज करने की, ये भी तो संविधान का एक पार्ट है। और आपकी रिपोर्ट में भी मैं सुन रहा था, उसमें पीसी शर्मा जी बोलते हैं कि होटलों को नोटिस दे दिया गया। अभी आदरणीय जगदीश जी ने भी कहा, क्या साक्ष्य है, कितनी होटल वालों को हमने या प्रशासन ने इस बात को लेकर के ताकीद किया कि नहीं जगह दी जाएगी। दूसरी बात है कि आपके आंदोलन में होटलों की अगर आवश्यकता है तो आप होटल बुकिंग करिए ना, कहा किसने इनकार किया। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि मल खिलाने की बात को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है वो झूठी साबित हुई है, मिथ्या साक्ष्य के आधार पर की गई है। और मैं ये भी सुन रहा था कि आपके इसमें आज के इस एपिसोड में, आपके इस डिबेट में आपने स्वयं कहा है कि सड़क पर कांग्रेस, हाँ सड़क पर है ना कांग्रेस। पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सड़क पर है। 11 वर्षों से केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, कांग्रेस से सड़क पर है। कांग्रेस से सड़क पर रह करके न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करे, संविधान की जो मर्यादा है उसका सम्मान करे। जीतू पटवारी जी को अगर लगता है कि उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है, सामान्य रूप से गिरफ्तारी दीजिए, बेलेबल ऑफेंस होगा तो थाने में उनकी जमानत हो जाएगी, नहीं तो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जाकर के न्यायालय में जाना पड़ेगा। ये थाने पर नहीं जा रहे हैं, ये न्यायालय में नहीं जा रहे हैं। एफआईआर का जवाब न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत शरद जी किया जाना चाहिए, न कि आंदोलन का रुख अख्तियार करके उस एफआईआर को समाप्त करना या एफआईआर की धाराओं को कम करने की बात नहीं बनेगी। ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र का देश है। जी जी चौधरी साहब, सबसे पहले तो यही कांग्रेस की तरफ से हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर अत्याचार की कौन सी घटना आप देखते हैं? अत्याचार किस पर? जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया वो अपने बयान से मुकर गया। जीतू पटवारी जी खुद कह रहे हैं कि मेरे ऊपर तो 36 एफआईआर ऑलरेडी हैं, मेरे लिए कोई बड़ा विषय नहीं है। तो फिर ये अत्याचार का कौन सा विषय? क्या आप ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उस व्यक्ति को डरा धमका के बयान बदलवाया गया है, ये अत्याचार हो रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? पहले तो मैं द्विवेदी जी और सिसोदिया जी को ये बता दूं कि कम से कम सिसोदिया जी तो अपने ही सरकार जो परिपालन में पत्र जारी करती है उनको अच्छे से पढ़ लिया करें। उन्होंने सारे होटल, सारी धर्मशाला और शादी घर जो है अधिकृत कर लिए हैं। तो इनका पहला दावा तो ये ख़त्म होता है कि उनको होटल मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा, चाहे वो आपके रामेश्वर शर्मा हो चाहे ये सिसोदिया जी हो, कि पत्र जो है एसडीएम महोदय का आपकी सरकार का ही ये मुलाजिम है। दूसरी बात, जीतू पटवारी जी ने स्पष्ट कहा है कि बात ये नहीं है कि ये एफआईआर मुझ पर हो रही है इसलिए आंदोलन हो रहा है। हर आंदोलन एक नेता के नेतृत्व में लड़ा जाता है। जीतू पटवारी जी हमारे नेता हैं। शरद जी, इस प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता और एक संवैधानिक संकट छाया हुआ है। अब आप देखिए, 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने सीएस से हलफनामा मांगा आरक्षण के मामले में। इस प्रदेश में फिर से पदोन्नति में आरक्षण की नीति जो 2002 की थी फिर से लागू की गई। भाई, जब वही नीति लागू करनी थी तब आपने क्यों लागू नहीं की? तमाम ऐसी बातें हैं जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ अराजकता की स्थिति है और एक संवैधानिक संकट है। लेकिन आपका मुद्दा इसको लेकर नहीं है? नहीं, इसी को लेकर है। दरअसल ये है, जीतू भाई ने स्पष्ट कहा कि मुझ पर एफआईआर लगी है, ये कोई चिंता का विषय नहीं, ना मैं डरता हूँ। देखिए, वो एक जाबाज और जुझारू नेता है, वो सीधा खड़ा होना उनको आता है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की बात है आप बोल रहे हैं, उसके लिए है ये? नहीं, मैंने एक संवैधानिक संकट और प्रशासनिक अराजकता शब्द का इस्तेमाल किया। जब कांग्रेस की सरकारें होती थी इनको बड़ी गंभीरता से लिया जाता था, लेकिन आज की सरकारें तो उपद्रव और अराजकता पर चल रही हैं। कोई कहीं जिम्मेदार नहीं है। कितनी शर्म की बात है कि सीएस से हलफनामा मांगा जाए और सुप्रीम कोर्ट हर बात पे कहता है कि हमारी तरफ से ना कोई रोक है, ना कोई संवैधानिक संकट है। फिर आप ये योजनाएं, नीतियां क्यों लागू नहीं कर रहे हो? आप देखिए, कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि साहब वो 4 लाइन का विधेयक लाए थे। आप शरद जी खुद बताइए कि विधेयक कभी 4 लाइन में आ सकता है? विधेयक पहले समिति में जाता है, समिति उसको ड्राफ्ट करती है, फिर प्रारूप समिति में जाता है, उसके बाद वो सदन में रखा जाता है। अब ये बिल पर फिर बिल लेके आएंगे। तो कुल मिला के कानून व्यवस्था की भी हालत देख लीजिए, बलात्कारों की स्थिति देख लीजिए, कुपोषण की स्थिति देख लीजिए। तो ये जो पूरा आंदोलन है, जो प्रदेश में जो अराजकता छाई है, वो हम अपने नेता के माध्यम से, ये बहाना है सिर्फ जीतू पटवारी जी पर जो एफआईआर हुई है, हम उस बहाने से सारी चीज़ें एक क्लब करके हम उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं। चूंकि जीतू पटवारी जी को इन्हीं ने एक ऐसे मामले में प्रासंगिक बना दिया है जो मामला इन्हीं की जन सुनवाई में आया था। वो आदमी 10 दिन से लगातार कह रहा है कि मेरे साथ ये घटना हुई है, और उसके 10 वीडियो हमने जारी किए, उसने खुद अपलोड किए। और जब जीतू पटवारी जी पिक्चर में आते हैं
तो वो एक हलफनामा दे देता है। एक बात। अब जो जिस प्रशासनिक और जो न्यायिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, ऐसे मामलों में बहुधा ये होता है शरद जी कि पुलिस यदि कोई अपराध या कोई FIR रिसीव करती है तो उसकी प्रकृति को देख के, जीतू भाई कोई आदतन ऐसे अपराधी तो है नहीं कि किसी ने कहा कि साहब ऐसा हो गया तो कोई मान ले। वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और पूर्व मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो कम से कम पुलिस को इतना तो करना चाहिए था कि वो एक नोटिस जारी करते और कहते कि आपके खिलाफ ऐसी शिकायत आई है, आप अपना पक्ष रखें। कई मामलों में हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाते हैं, पुलिस कहती है हम जांच कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, अभी भी ये कहानी, लेकिन पुलिस कह रही, चौधरी साहब ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है कि एक पिन पॉइंटेड इशू क्या है। पिन पॉइंटेड इशू ये है शरद जी कि जब आपके एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई FIR आती है और उसमें बहुत ही ज़्यादा गंभीर घटनाएं नहीं होती जैसे हत्या बलात्कार जैसी, तो पुलिस जो है सामान्य तौर पे इसको विवेचना में लेती है और जो प्रतिपक्ष है उसको एक नोटिस जारी करती है। तो यहाँ वो प्रक्रिया कहाँ है? इतनी तत्परता दिखाई गई एक ऐसे आदमी के बयान पर कि सीधा आपने इतने बड़े आदमी के खिलाफ FIR असहमति में आप असहमति व्यक्त कर रहे हैं, जाहिर है आपका अधिकार है, लेकिन थोड़ा समझाइए कि आप किन किन बातों से विधेयक की बात की, फिर इसमें आरक्षण वाला विधेयक भी जुड़ गया और अब FIR की भी बात हो रही। जी बोलिए। शरद जी, एक हफ्ते पहले आपने सारे चैनलों ने इस बात को उद्धृत किया था, उल्लेखित किया था कि और जयवर्धन जी की उपस्थिति में जीतू पटवारी जी ने कल की तारीख अशोकनगर की प्रदर्शन की धरने की पहले से तय है। ये जो भी घटनाक्रम अभी विक्रम जी बता रहे हैं ये बात के हैं, और अभी विक्रम जी ने स्वयं कहा कि अशोकनगर की घटना तो हमारा बहाना है और वास्तविक घटनाएं कुछ और है। इसका मतलब आप बहाना कर करके और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी। और कांग्रेस की आपकी रिपोर्ट में है शरद जी की दिशा बदलना होगी, कांग्रेस को दिशा और दशा दोनों बदलना होगी। फिर मैं जगदीश जी की बात का समर्थन करता हूं, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय का, जिन्होंने कहा कि ये कांग्रेस को इस बात का ध्यान नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं, और मेरा कहना है कि अन्याय और अत्याचार कहां हुआ है। फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरा घर कांग्रेस का घर यदि है, लेकिन कांग्रेस का जो आरोप है यशपाल जी, इस पत्र का तो ये जवाब पत्र जो बार बार दिखा रहे हैं चौधरी साहब, अधिग्रहण अगर है क्या है? जी बताइए। कौन सी आपदा आ गई है सिसोदिया जी? ये तो आक्रमण में और महामारी में या कोई प्राकृतिक आपदा आती है तब होता है ऐसा। आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं मैं, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो पत्र दिखाया है, जैसा वरिष्ठ पत्रकार जगदीश जी ने कहा है, कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए प्रशासन को कुछ चीजें अधिग्रहण करना पड़ती है, और उसी अधिग्रहण के अंतर्गत अगर होटल में की गई है, धर्मशाला की गई है, तो उनकी व्यवस्था है, क्योंकि अराजकता ना फैले। और जैसा कि आप बता रहे थे, अभी चैनल पे बताया, मेरा घर कांग्रेस का घर, अगर आपने इसे पोस्टर लगा दिए हैं तो फिर आपको धर्मशाला की क्या जरूरत है? नहीं, हमने कब कहा? ये तो ये आरोप आप लगा रहे हैं अपनी तरफ से। नहीं, हमने कभी नहीं कही है बात। आपकी व्यवस्थाओं को आपके रामेश्वर शर्मा जी के तमाम बयान है, हमने नहीं मांगी सर, हमने मान ली, हमने ना होटल मांगे ना रेस्ट हाउस मांगे। ये तो आपका डर है जो दिख रहा है सामने, आपको लग रहा है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी ताकत है। हमने कहाँ मांगी होटल, आप बताइए सिसोदिया जी, हमने होटल मांगी क्या? तो पुलिस प्रशासन को है ना। चलिए तो आपको इसका हवाला देना था ना, आपके शुरुआती बयान में इसका हवाला आना चाहिए था। चलिए मैं आता हूँ जल्दी से एक क्विक राउंड करते हैं। जगदीश जी अभी कितना आप स्पष्ट समझ पाए होंगे, वो भी मुझे जरा समझाइएगा जो चौधरी साहब ने बात की है। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है, जो कांग्रेस का अधिकार है, हम नहीं कहते, आप एक बड़े मुद्दे की तलाश कर रहे थे और वो बड़ा मुद्दा आपको ये लगता है तो आपने इसको चुना। स्ट्रैटेजिकली आपको लगा होगा ग्वालियर चंबल के इस रीजन में आपकी अच्छी पैठ हो सकती है, तो आपने वहाँ से शंखनाद करने की कोशिश की है। क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है, मुझे ठीक कीजिएगा आप अगर गलत हो, कि जीतू पटवारी जी के कार्यकाल का ये पहला एक इस तरह का प्रदर्शन, पॉलिटिकल प्रदर्शन होगा जिसमें पूरे प्रदेश से छोटे बड़े तमाम नेता वहाँ इकट्ठा होंगे। जी जगदीश जी। शरद जी, पहली चीज तो इसमें ये कि अशोकनगर को इसलिए चुना गया कि ग्वालियर और चंबल ये वो बेल्ट है जहां कांग्रेस का जनाधार मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों से ज्यादा है। मुझे जो अपना समझ में आ रहा है, चूंकि आप देखिए कि जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी, 15 महीने भली चली हो वो,
तो उसमें जो है, जो ग्वालियर चंबल की 34 सीटें थी, उसमें से 30 सीटें कांग्रेस को उसने दी थी। और इसके पूर्व में आप जाइए कि कांग्रेस में की जब जब सरकार बनी है तब तब उसमें ग्वालियर चंबल का बड़ा रोल रहा है, बड़ी सीटें वो वहां से लेके आते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि वहां की बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसे कांग्रेस अपना बेल्ट मानती रही। तो एक तो ये पहली स्थिति ये कि कांग्रेस वहां पहले से चूंकि अच्छी स्थिति में है तो उसे और मजबूत वो करना चाहेगी, क्योंकि सारा का सारा जो कुछ भी हो रहा है राजनीति में चुनाव को ध्यान में रख के ही सारे फैसले होते हैं। और ये भी जो पॉलिटिकल इवेंट जो कांग्रेस करने जा रही है ये भी उसी का एक हिस्सा है शरद जी, एक बात। दूसरी बात ये कि जो कांग्रेस कह रही है कि जो और प्रशासनिक अराजकता का माहौल है या जो भी है, हमने बहुत सालों तक, आपको याद हो हम उस दौर में पत्रकारिता करते थे जब लगातार कांग्रेस की सरकारें ही आती थी, तब कमोबेश बीजेपी भी इस तरह के आरोप लगाती थी, रात रात भर विधानसभाओं में धरने दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें राजनीति में शरद जी होती हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। एक बात जरूर है जो मैं कहना चाहता हूं कि इसके इतर भी बहुत सारे मुद्दे थे। हाँ, अभी विक्रम जी ने कहा प्रशासनिक अराजकता, वो भी उनका हक है उनका कहना, लेकिन जहां तक अशोकनगर में मैंने आपसे कहा होटल अधिग्रहित करने का मामला हो या जो मामला हो, जो भी सरकार शरद जी होती है वो अपने हिसाब से फैसले लेती है और उस फैसलों में उसका हाथ हमेशा से ऊपर ही होता आया है, नीचे अब बहुत सारे, मैं चूंकि यहाँ समय नहीं है इस चैनल पे, दिग्विजय सिंह की 10 सालों की सरकार में मैं बहुत सारे बीजेपी के ऐसे आंदोलन गिना सकता हूँ, 3 4 5 तो मुझे याद है। भोपाल में किस तरह से जो है नगर निगम का अध्यक्ष चुना गया था, किस तरह लाठीचार्ज हुए थे, क्या हुआ था, बहुत सारी चीजें हैं शरद जी। तो ये पक्ष विपक्ष की निरंतर चलने वाली एक जो है जिसको कहें अपन कि बहस है आपस में, इसको हम राजनीतिक युद्ध से आप कह सकते हो, बस वो केवल एक है। अशोकनगर को चुना सिर्फ इसलिए है शरद जी, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर चंबल चूंकि कांग्रेस का बेल्ट है और वहां कांग्रेस को पता है कि अगर हम यहां थोड़ी सी भी और मेहनत करेंगे तो हम बहुत मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उस बेल्ट को चुना गया। और विजयपुर की सीट इसका गवाह है, जहां रामनिवास रावत जी को हार का सामना करना पड़ा तो कांग्रेस मानती है। चौधरी साहब, बड़ा सवाल तो ये है कि आप, जैसा कि सिसोदिया जी ने भी कहा और इसको पूरा मध्य प्रदेश देखता है चिंता से, कि विरोध प्रदर्शन अधिकार है किसी भी राजनीतिक दल का, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने, किसी नगर को, किसी शहर में ऐसे हालात ना बने कि वहाँ पर ऐसी घटनाएं हों जो दुर्भाग्यपूर्ण हो। विरोध करते हुए इसका ध्यान रखना एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते आप पर भी यह दायित्व है। बिल्कुल, पहली बात तो मैं द्विवेदी जी से बड़ा विनम्रतापूर्वक असहमति प्रकट करूंगा कि उन्होंने एक इवेंट शब्द का प्रयोग किया। ये भाजपा के लिए ज़्यादा बेहतर है। हम संघर्ष और आंदोलन में विश्वास करते हैं जो बड़ा मर्मस्पर्शी होता है और सही मायनों में न्याय को वहीं से लाया जा सकता है, इवेंट से न्याय नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि विपक्ष का सम्मान कौन नहीं कर रहा है। आप मुझे बताइए कि हमने जब भोपाल में भी रंग महल के सामने धरना प्रदर्शन किया था, फिर उसके बाद एक किसान आंदोलन हुआ, उसमें हमारा मंच भी टूट गया, हमारे ही नेताओं को नुकसान हुआ, जबकि आसपास कहीं कोई उपद्रव नहीं हुआ, ना कोई भगदड़ मची। तो हम तो बहुत जिम्मेदार विपक्ष हैं, लेकिन ये विपक्ष का असम्मान कौन कर रही है? सरकार कर रही है। वक्त नहीं है मेरे पास। आखिरी बात यह है कि अशोकनगर हमने किसी राजनीतिक साजिश से नहीं चुना है, ये तो इन्हीं की सरकार ने वहां मुकदमा लिखा तो हम वहां पहुंच गए। जहां अन्याय होगा हम वहां पहुंचेंगे। एक समय लेकिन वो भी था, बात इवेंट शब्द की आई कि जब जनता राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों को कामयाब बनाती थी और बिना किसी आमंत्रण के वो टिड्डी दल की तरह उमड़ पड़ती थी गगनभेदी नारे लगाते हुए। इसलिए माफ़ कीजिएगा, ये शब्द किसी भी राजनीतिक दल के लिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, ये इवेंट शब्द प्रयुक्त होने लगा है। ये आप दोनों दलों पर और देश के तमाम राजनीतिक दलों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जनता की उस भागीदारी की तरफ फिर बढ़े। जनता इसी नज़र से देखती है, मैं भी विनम्रता से कहना चाह रहा हूँ, वो इन्हें इवेंट मानने लगी है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नमस्कार।